जी हाँ, आज बात करेंगे हम मोहम्मद गौरी, एक ऐसा नाम जिसने हिंदुस्तान यानी भारत में डाली तुर्क सल्तनत की नींव और मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। एक ऐसा नाम जिसने अपने गुलामों को छोड़ा भारत में शासन के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि कैसे मुस्लिम शासन की स्थापना की मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने 1173 और 74 ईस्वी में गजनी को जीत लिया था। जी हाँ, अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का रहने वाला व्यक्ति 1173-74 ईस्वी में उसने गजनी को जीत लिया और अधिकार स्थापित कर दिया। भारत पर उसने जो पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में इन्होंने जिस जगह का पर आक्रमण किया उस जगह का नाम मुल्तान, और मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर 1178 ईस्वी में हमला बोल दिया। कॉन्फिडेंस से भरपूर और बड़े तेवर के साथ 1178 ईस्वी में गुजरात में जब हमला किया, उस समय गुजरात में चालुक्य वंश के लोग शासन कर रहे थे और वहाँ का जो राजा था उसका नाम था मूलराज द्वितीय यानी मूलराज सेकंड। वो उनके पिताजी तो नहीं थे, लेकिन उनकी माँ थी और उनकी माँ विधवा होने के बावजूद भी बहुत साहसी थी। नाम था नायिका देवी, और उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में, अपनी माँ नायिका देवी के लीडरशिप में आबू पहाड़ के निकट मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और उसको पराजित कर दिया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी मोहम्मद गौरी की, जो मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और उससे मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो गजनी से लेके यानी गौर से स्टार्ट होकर गजनी से और मुल्तान तक उसकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ने अपना आक्रमण का मार्ग बदला। उसने सिद्धांत नहीं बदला, उसने अपने मंजिल नहीं बदली, लेकिन उसने रास्ता बदला। अब उसने आक्रमण शुरू किया भारत पर पंजाब से। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब, पंज का मतलब होता है पंजा, पांच, और आप का मतलब होता है पानी। पंजाब, इसका शाब्दिक अगर विन्यास करते हैं तो पता चलता है पंजाब का नाम, जहाँ पर 5 जगहों से पानी का स्रोत है, वो है पंजाब, यानी 5 नदियाँ हैं। तो 1190 ईस्वी तक पंजाब को जीत लिया, और पंजाब को जीतने के बाद आगे बढ़ते हुए उसकी सीमाएं जो हैं दिल्ली और अजमेर से मिलने लगती हैं। जब पंजाब को जीत लिया तो पंजाब को जीतने के बाद उसकी जो बॉर्डर था, उसकी जो सीमा थी राज्य की, वो दिल्ली और अजमेर से मिलने लगी। और इधर चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान उस समय शासन कर रहे थे। उनकी भी जो सीमा थी वो दिल्ली और अजमेर के बॉर्डर को टच कर रही थी। तो इस परिस्थिति में इनका आपस में विरोध होना तय हो जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? दरअसल मोहम्मद गौरी के साथ जो पृथ्वीराज चौहान लड़े थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गौरी पर भारत आक्रमण कर रहे थे, भारत पर मोहम्मद गौरी आक्रमण कर रहे थे, तो चौहान वंश था। और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही साहसी, वीर और योग्य सेनानायक थे। उन्होंने, जैसा कि पहले भी मालूम है कि भारत में छोटे छोटे जो राज्य थे वो आपस में लड़ते रहते थे, तो पृथ्वीराज चौहान भी कई राजपूत राजाओं को हराया था, शासकों को पराजित किया था। इनमें सबसे प्रमुख थे चंदेल शासक, जिनका नाम था परमर्दिदेव या परमार्दिदेव। उनके बहुत ही प्रसिद्ध सेना नायक थे दो, आला और उदल। ये बहुत ही वीर थे और बहुत अच्छा लड़े। लोक
प्रसिद्ध हुए, यानी कि जनमानस में प्रसिद्ध हुए। और एक साहित्य भी पढ़ा जाता है आला और उदल के नाम से। तो आला आला नाम से एक साहित्य, लोक साहित्य है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों वो आला और उदल दोनों मारे जाते हैं। भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। भटिंडा तक मोहम्मद गौरी ने जब जीता तो अब सीधा अटैक जो होता, सीधा जो युद्ध होता, लड़ाई होती, वो पृथ्वीराज चौहान से होती। तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ाई होनी संभावित थी और उसका समय भी आ गया था। तो पहला युद्ध जो हुआ वो हरियाणा के आज के समय में करनाल जो ज़िला है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो वहाँ पर लड़ा गया 1191 में, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। यहाँ पर दूसरी हार हुई उसकी। पृथ्वीराज चौहान ने उसको दूसरी बार हराया। पहली बार मूलराज द्वितीय ने हराया था जब गुजरात पर आक्रमण किया था। दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया। अभी पृथ्वीराज चौहान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ था जीत के बाद। उधर मोहम्मद गौरी का कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया था और 1191 की लड़ाई का ये चित्र जो बुक में दिया हुआ है, ये हम दिखा रहे हैं वीडियो में। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की सेना तराइन के मैदान में सन 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी 1 साल तक शांत रहा। पृथ्वीराज चौहान ने भी सोचा कि मोहम्मद गौरी डर गया, अब वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा आक्रमण करने की। इधर ये अपने शासन व्यवस्था में और वही जो यहाँ की मेन प्रॉब्लम थी, छोटे छोटे राज्यों के विस्तार में लगे रहते थे और आपस में लड़ते रहते थे। एक राष्ट्रीय एकता, एक भारत अखंड की जो भावना थी वो उस समय बिल्कुल नहीं थी। तो इस दौरान जो समय मिला, ड्यूरेशन मिला, जो 1 साल का लंबा पीरियड मिला, तो उस समय मोहम्मद गौरी ने अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया, मजबूत किया, ट्रेंड किया और अगले बड़े आक्रमण के लिए तैयार किया। उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच फिर उसी जगह तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जो जाना जाता है, तराइन के मैदान में 1192 ईस्वी में भीषण संग्राम हुआ, भयंकर लड़ाई हुई। इस बार क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए। पृथ्वीराज चौहान जो कि भ्रम में रहे। मोहम्मद गौरी हारने के बाद उसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए और रण जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए अपनी सैन्य को संगठित किया, सशक्त किया। लेकिन इधर क्या था, इधर पराजित करने के बाद कॉन्फिडेंस से भरे हुए पृथ्वीराज चौहान को लगा कि अब मोहम्मद गौरी नहीं अटैक करेगा और डर गया, अब नहीं आएगा दोबारा। वो निश्चिंत हो गए। ये निश्चिंतता भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। यहीं से शुरू होता है मुस्लिम शासन की स्थापना। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया ही नहीं, बंदी बना लिया और ले गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित करने के बाद, जयचंद को पराजित किया। चंदावर नामक जगह है, चंदावर पर, वहाँ पराजित किया। और उसको पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी और उसका सेनापति जो सेना नायक था, ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पूरा जीत लिया। तो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी तक लगभग उत्तर भारत पूरा कब्जे में कर लिया। तो इस तरह भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। एक छोटी सी मिस्टेक और उस मिस्टेक से जुड़ती चली गई बहुत सारी कड़ियाँ। अंतर्विरोध रहे, एकता नहीं रही, समझ नहीं रही, दूरदृष्टि नहीं रही। इस वजह से हारे पृथ्वीराज चौहान। सन 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की स्थापना हुई। यहाँ से शुरू होता है सल्तनत काल, यानी सुल्तानों का शासन। अब आइए हम बात करते हैं कि तुर्कों की जीत के कारण क्या रहे।
होता क्या, इतिहासकार जो हैं जो राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। लेकिन इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है। फिर भी कुछ कारण जो हैं निम्नलिखित रूप से आते हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था, ये तो निश्चित है, ये तो पता ही है कि पहले भी और अभी उनकी एकता में राजपूत राजा जो एक नहीं थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप ये तराइन का युद्ध हारे। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना एक कारण ये भी था कि जो तुर्क सेना के पास थे वो दरअसल ज़्यादा अच्छी ट्रेंड थी, उनके पास घोड़े अच्छे थे, फुर्तीले थे, तो अच्छे से अटैक कर पा रहे थे, डिफेंस कर पा रहे थे। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शास्त्रों का प्रयोग करना। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे पहले महमूद गजनवी के समय में जब अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी तो उसमें दिखाया कि यहाँ भारतवासी जो विदेशी लोगों से कैसे वो रहते थे, यानी कि विदेशी चीज़ों को या विदेश जो बाहर से आते थे उनको पसंद नहीं करते थे, उनके रीति रिवाज, खान पान, सारी चीज़ों को इग्नोर करते थे, बिल्कुल नहीं लाइक करते थे। तो परिवर्तन के विरोधी थे, एक तरह से रूढ़िवादी थे। तो जो इनकी युद्ध प्रणाली थी राजपूतों की वो परंपरागत थी, उसमें नवीनता नहीं थी, नई चीज़ सीखने की टेक्निक्स नहीं थी, जिस वजह से हार का सामना करना पड़ा। एक कारण ये भी रहा। दूसरा कारण तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। हाँ, ये भी सही बात है कि वो अच्छे ट्रेंड थे, तीरंदाजी अच्छे से कर रहे थे। एक कारण और बताया है इतिहासकारों ने, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण थी और वर्तमान में भी आज भी एक बहुत बड़ा कारण है एकता में। वैसे भारत अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी तो उसमें उन्होंने दिखाया डिस्कवरी ऑफ इंडिया और उसका एक कॉन्सेप्ट भी दिया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी वो कैसे है वो अलग अलग विषय है, लेकिन यहाँ हमारा संदर्भ ये है, इन्हें भी जाने। देखिए इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख अरबी भाषा में लिखित चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। जब अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की तो उसके विषय में जानकारी एक पुस्तक है अरबी भाषा में लिखी हुई चचनामा, उससे मिलती है। सिंध विजय के बाद यानी सिंध को जीतने के बाद अरब आक्रमणकारी मीर कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। सिंध को जीतने के बाद मीर कासिम ने भारतवासियों पर जजिया कर लगाया। अब अलबरूनी की जो पुस्तक किताबुल हिंद है वो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद की गई और पहला अनुवाद किया सचाऊ ने, सचाऊ व्यक्ति जिन्होंने पहला अनुवाद किया, और हिंदी भाषा में अनुवाद किया रजनीकांत शर्मा ने। यानी किताबुल हिंद और या तहकीक हिंद जो अलबरूनी ने लिखी थी उसका वो तो अरबी में लिखी थी, तो अंग्रेजी अनुवाद हुआ, ट्रांसलेट हुआ और हिंदी में भी ट्रांसलेट हुआ उसका, और फिर उसका अच्छे से अध्ययन किया गया। मोहम्मद गौरी का एक सेना नायक या सेनापति था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ये आम जनमानस में ऐसा विचार फैला हुआ है कि जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का जो डिमोलिशन हुआ था, जिनको विनष्ट किया गया था, तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी राजा ने किया था, जबकि राजा ने नहीं किया था, एक्चुअली वो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और बिहार को जीतने के बाद नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो नष्ट की और यहीं से मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ती है। आगे की वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में सल्तनत काल की शुरुआत। तो सल्तनत काल की शुरुआत अब यहाँ से होती है और बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। धन्यवाद।